सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हैं स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। सुनसान सड़क और अंधेरी रात में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के दोनों ओर लहरा रही थी, जिसके अंदर रूही पसीना पसीना हो रही थी। उसके आगे की सीट पर दो धुंधले साए बैठे थे जो कि जोर जोर से हंस रहे थे। रूही चिल्ला रही थी पर उसकी आवाज़ उसके गले से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। तभी दोनों साए एकदम से हवा में कहीं गायब हो गए और गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी। तभी रूही चीखते हुए उठ बैठी। इतना डरावना ख्वाब देखकर रूही की हालत खराब हो गई थी। उसने जग से पानी निकाल कर पिया और माथे पर आए पसीने को साफ करा। ये डरावना ख्वाब उसे पिछले 1 महीने से आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सहेली मीनू वहाँ आ जाती है। तो उठ गई महारानी, इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। पर जब रूही कोई जवाब नहीं देती तो मीनू उसके पास आकर कहती है कि क्या हुआ, फिर से वही डरावना सपना आया। जिस पर रूही सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है। इस पर मीनू कहती है कि मैं तो कब से तुझे बोल रही हूँ कि चलकर किसी पुजारी या पीर पर दिखा दे, पर तू सुने तब ना। जिस पर रूही का कोई जवाब नहीं आया और वो उठकर बाथरूम में घुस जाती है। ये सब देखकर मीनू खुद में ही बड़बड़ाने लगती है, मेरी तो कोई सुनता ही कहाँ है, मैं पता नहीं कहाँ सलाह देने आ जाती हूँ। इस बात पर रूही अंदर से ही बोलती है, मोटी अगर अब कुछ बोली ना तो बाहर आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। इसके बाद वो हंसने लगती है। ये सुनकर मीनू भी मुस्कुरा देती है और किचन में जाकर दोनों के लिए नाश्ता बनाने लगती है। रूही और मीनू दोनों ही यूपी की रहने वाली और बचपन की सहेलियां हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके अब दोनों मुंबई में जॉब करने आई हैं। दोनों साथ ही रहती हैं और जॉब भी एक ही ऑफिस में करती हैं। रूही जब तैयार होकर बाहर आती है तो दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से रूही को रुकना पड़ता है। मीनू भी उसके साथ रुकना चाहती थी, पर रूही ने उसे ये कहकर भेज दिया कि उसे ज़्यादा समय लगेगा। अब रूही ऑफिस में अकेले ही रुककर अपना काम करने लगती है। अंकित, गाड़ी थोड़ा स्लो चलाओ प्लीज़, ये कार है, कोई हवाई जहाज़ नहीं। इस पर अंकित हंसते हुए बोलता है, कूल डाउन स्वीटहार्ट, कुछ नहीं होगा, तुम कितना डरती हो यार। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इस पर सपना नाराज़ हो जाती है और मुंह फेर कर बैठ जाती है। इस पर अंकित हंसते हुए लता और किशोर के गाने प्ले कर देता है, जिसे सुनकर सपना भी मुस्कुराने लगती है और फिर दोनों हंसते मुस्कुराते अपना सफ़र तय करते हैं। इधर रूही को ऑफिस में काम करते करते रात के 11 बज जाते हैं। उसका सारा काम लगभग ख़त्म हो गया था और वो काफ़ी थक भी गई थी। इसीलिए उसने सोचा अब जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो कल ही आकर करूँगी, सुबह चाहे थोड़ा जल्दी आना पड़े। ये सोचकर वो अपना बैग उठाकर घर के लिए निकल जाती है। अभी वो अपनी कार से हाईवे पर पहुंची ही थी कि उसकी कार ख़राब हो जाती है और वो काफ़ी कोशिश करती है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, बट वो स्टार्ट होती ही नहीं। हार मानकर वो गाड़ी से नीचे उतरती है और लिफ्ट लेने के लिए रोड के साइड में खड़ी हो जाती है, पर उसे देखकर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता। इसी तरह लगभग 1 घंटा बीत जाता है और अब रात के 12:30 बज रहे होते हैं। तभी उसे सामने से एक कार अपनी तरफ आते हुए नजर आती है। वो लिफ्ट के लिए हाथ दिखाने लगती है। अंकित, सामने देखो, शायद कोई लड़की खड़ी है, मुझे लगता है उसे मदद की ज़रूरत है। इस पर अंकित कहता है, क्या यार सपना, तुम भी उस लड़की के चक्कर में पड़ रही हो। वो कोई चोर लुटेरों की गैंग की मेंबर भी तो हो सकती है ना, या फिर कोई भूत या चुड़ैल। तुमने उसके कपड़े नहीं देखे, कैसे भूतों जैसे सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। इसे सुनकर
सपना जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या हुआ अंकित, अब तक तो मुझे डरपोक बोल रहे थे और अभी खुद की हवा टाइट हो गई। वो कोई भूत प्रेत या चोर डाकू नहीं, कोई लड़की है जिसकी कार ख़राब हो गई है। वो देखो साइड में उसकी कार खड़ी है, चलो उसका हेल्प करते हैं। आए बड़े भूत प्रेत और चोर डाकू वाले। अंकित बेमन से गाड़ी रूही के सामने रोक देता है। जी हाँ, वो लिफ्ट मांगने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही होती है। अपने सामने गाड़ी को रुकता देख रूही को थोड़ा सुकून मिलता है और जल्दी जल्दी वो गाड़ी के पास पहुंच जाती है। गाड़ी की विंडो नीचे होती है जिसमें सपना दिखती है और वो रूही से पूछती है, क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? क्या हम आपको कहीं छोड़ दें? ये सुनकर तो रूही को लगा कि मानो उसकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसने झट से हाँ कहा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। रूही को गाड़ी में बैठे करीब 10 मिनट से ऊपर हो गए थे, पर किसी ने अभी तक कुछ नहीं बोला था। इस पर सपना ही इस खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, आपका नाम क्या है और इतनी रात गए आप यहाँ सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? आपको डर नहीं लगा? इस पर रूही कहती है कि मेरा नाम रूही है, मैं जॉब करती हूँ। दरअसल आज मेरे ऑफिस में काम होने की वजह से रुकना पड़ गया और रास्ते में ये कार भी ख़राब हो गई। मैं कब से लिफ्ट के लिए खड़ी थी पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए और आपने मेरी मदद करी, वरना पता नहीं कब तक मैं ऐसे ही यहाँ पर खड़ी रहती। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। तभी इतनी देर से उनकी बातें सुन रहा अंकित बीच में ही तपाक से बोल पड़ता है, अरे थैंक यू की क्या ज़रूरत है जी, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आपको मदद की ज़रूरत है। तभी उसकी बातें सुनकर सपना हंसने लगती है और कहती है कि समझ गए थे, और क्या समझ गए थे ये भी बता दो। जिस पर अंकित हकलाते हुए कहता है, अरे वो तो मैं बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी, और इतना बोलकर सपना हंसने लगती है। इतनी देर से उनकी बातें सुन रही रूही पूछती है, क्या हुआ, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? इस पर सपना कहती है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं हंस क्यों रही हूँ तो तुम भी हंसते हंसते पागल हो जाओगी। इस पर रूही कहती है कि बताओ ना। इस पर वो उसे अंकित की कई सारी बातें बता देती है, किस तरह से अंकित उसे चुड़ैल या चोर डाकू समझ रहा था, जिसे सुनकर रूही भी हंसने लगती है और कहती है कि हाँ लगता है इसी वजह से कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था, मैं सबको सफ़ेद कपड़े वाली भूतनी जो लग रही थी। और वो सपना के साथ हंसने लगती है, जिस पर अंकित चिढ़ते हुए कहता है, ठीक है, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी रूही और सपना अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसती रहती है। जब थोड़ी देर के बाद उनकी हंसी रुकती है तब रूही कहती है, वैसे आप लोगों ने तो बताया नहीं कि आप लोग कौन हो, इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो, आप लोग क्या करते हो? इस पर सपना कहती है, आराम से भाई, इतने सारे सवाल एक साथ। मेरा नाम सपना है और ये मेरा पति अंकित है। हमारी शादी भी हाल ही में हुई थी, सिर्फ 1.5 साल पहले। हम लोग पास ही में स्थित वेडिंग अटेंड करने जा रहे थे। हमारे रिलेटिव की लड़की की शादी थी, इसलिए इतनी देर हो गई। और रही बात काम की, तो मेरे पति अंकित एक सफल बिजनेसमैन हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, पर कभी कभी मन करता है तो चंद लाइनें लिख लेती हूँ। वो तो आप लिखती हैं, इस समय कुछ लिख रही हैं या नहीं आप? जिस पर सपना कहती है कि हाँ लिख रही हूँ, एक हॉरर स्टोरी, पर अभी वो पूरी नहीं हुई है। इस पर रूही कहती है कि क्या आप अपनी रचना मुझे सुनाएंगी अगर आपको कोई परेशानी ना हो? वो क्या है ना, लंबा सफ़र है, रास्ता आसानी से कट जाएगा। इस पर सपना कहती है कि अरे नहीं, तुम कहाँ रात में ये सब कहानियाँ सुनने को बोल रही हो, और वैसे भी मेरी वो कहानी पूरी नहीं हुई है। जिस पर रूही कहती है, तो क्या हुआ, जितनी लिखी है उतनी सुना दो। पर सपना मना करने लगती है, जिस पर अंकित कहता है, सुना दो ना। वो इतना बोल रही है, तुम भी डरे क्या चुड़ैलों से? और फिर अंकित हंसने लगता है। इसके साथ ही रूही भी हंसने लगती है, जिस पर सपना कहती है, ठीक है, अगर तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो फिर सुनो। अमन और सिमी दोनों ही कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को चाहते थे। दोनों ने कॉलेज पूरा करा और जॉब में सेटल हो गए। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी करी और उनसे अलग रहकर अपने जीवन की नई शुरुआत करी। शादी के बाद सिमी ने घर संभालना ही ज़्यादा ज़रूरी समझा और अपनी जॉब छोड़ दी। हालांकि अमन ने उसे कहा भी कि तुम इतनी पढ़ाई करके इतनी मेहनत से जॉब पाई हो, तुम क्या सच में छोड़ना चाहती हो?
इस पर सिम्मी ने हंसते हुए कहा कि मेरे लिए मेरे घर, मेरे परिवार से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। इस तरह सिम्मी ने अपनी जॉब छोड़ दी और घर में ही अपनी दुनिया बसा ली। इसी तरह 1.5 साल बीत गया। एक दिन सिम्मी को न जाने क्या हुआ तो उसे चक्कर आने लगे। उसने डॉक्टर से चेकअप कराया तो उसे डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बड़ी बेसब्री से वो शाम होने का इंतज़ार करने लगती है। जब शाम को अमन घर आता है तो वो उसे खुशखबरी सुनाती है, जिसे सुनकर अमन काफ़ी खुश हो जाता है और सिम्मी को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। इस पर सिम्मी घबराते हुए कहती है, बस करो अमन, मुझे चक्कर आ रहा है। जिस पर वो उसे नीचे उतार देता है। अब अमन सिम्मी का किसी छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखता है और उसे कोई काम नहीं करने देता। अगर सिम्मी कुछ करने में जाती तो अमन उसे डांट कर वापस भेज देता था। इसी तरह 2 महीने बीत गए थे। अब सिम्मी 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, पर उनकी ये खुशी शायद किसी की नज़र में आ गई थी। एक दिन अमन और सिम्मी एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ खाना पीना खाकर वहाँ से वापसी के लिए घर निकलते हैं। उस समय रात का 1 बज रहा होता है। दोनों हंसते बोलते जा रहे थे कि तभी अमन को पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हैं। वो बहुत कोशिश करता है गाड़ी को संभालने की, पर फिर भी वो संभाल नहीं पाता और उनकी गाड़ी एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा जाती है और दोनों ही बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं। अमन ड्राइविंग सीट पर होने की वजह से ज़्यादा घायल होता है। सिम्मी उसकी हालत को देखकर किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस रोड तक जाने का सोचती है, जबकि वो भी बुरी तरीके से घायल होती है। पर फिर भी वो सड़क तक पहुंच जाती है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा था। तभी उसे सामने से एक गाड़ी आती नज़र आती है। सिम्मी उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, इस उम्मीद में कि शायद ऐसे गाड़ी वाला अपनी गाड़ी रोक देगा, और वह हाथ दिखाकर रोकने का इशारा करती है। पर उम्मीद के विपरीत वो गाड़ी वाला बुरी तरीके से सिम्मी को टक्कर मार के निकल जाता है, जिससे सिम्मी की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे जाती है और वो किसी तरह खुद को घसीटते हुए वापस गाड़ी तक अमन के पास जाती है, जहां अमन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सिम्मी जाकर उसका हाथ थामती है और वहीं दोनों अपनी अंतिम सांसें लेते हैं। बस अभी इतना ही लिखा है मैंने, अभी आगे लिखना है, जिस पर अंकित कहता है, वाह क्या कहानी लिखी है, और वो हंसने लगता है। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। सपना ने नोटिस करा था कि कहानी सुनने के बाद से रूही बहुत शांत थी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो रूही की आंखों में आंसू थे। इस पर सपना उसे कहती है कि क्या हुआ रूही, जिस पर रूही कोई जवाब नहीं देती। इस पर अंकित कहता है, अरे रूही ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर सपना भी कहती है कि हाँ रूही ज़्यादा सीरियस मत लो, ये बस एक कहानी है। इस पर रूही कहती है कि आपने आगे की कहानी क्यों नहीं लिखी, जिस पर सपना कहती है कि कभी टाइम ही नहीं मिला। इस पर रूही कहती है, क्या मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊं? इस पर सपना बोलती है, क्या तुम सुनाओगे आगे की कहानी? जिस पर रूही हाँ बोलती है। तो अंकित कहता है, ठीक है सुनाओ ज़रा, हम भी तो सुने आगे क्या होता है इस कहानी में। दोनों हंसने लगते हैं, पर रूही उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वो सीधा कहानी बताना शुरू कर देती है। सिम्मी का शरीर उसकी मौत के बाद खत्म हो गया था और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो उसी हाईवे पर भटकने लगी, क्योंकि मौत के बाद उसे पता चल गया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि कराया गया था, और ये किसने करा था उसका भी सिम्मी को पता चल गया था और अब वो उन्हीं का इंतज़ार करने लगती है। ये सुनकर अब सपना और अंकित के पसीने छूटने लगते हैं और वो पीछे मुड़कर रूही को देखने लगते हैं, जो कि उनके देखने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बोलना चालू रखती है। और आखिर सिम्मी का इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो लोग उसी रास्ते पर फिर आए जिनका सिम्मी को इंतज़ार था। सिम्मी ने उनसे लिफ्ट मांगी और उन लोगों ने उसे लिफ्ट दे भी दी। ये सब सुनकर सपना और अंकित को लगता है कि ये कहानी तो उनसे ही मिल रही है। इससे पहले वो लोग कुछ और सोचते, रूही कहती है कि गाड़ी में बैठे लोगों को अब लगने लगता है ये कहानी
उनसे मिलती जुलती सी लग रही है। ये सुनकर सपना और अंकित के होश ही उड़ जाते हैं और वो 1 महीने पहले हुई घटना को याद करने लगते हैं। सिम्मी, अमन, सपना और अंकित चारों ही कॉलेज फ्रेंड्स थे। चारों की आपस में बहुत जमती थी। आगे चलकर सपना, अंकित और अमन और सिम्मी ने आपस में शादी कर ली। शादी के बाद इन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और अलग रहने लगे। दोनों ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से काफ़ी खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमन और अंकित दोनों ने साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करा। जहां अमन अपना काम करने में बहुत माहिर था और मेहनती था, वहीं अंकित काम में शॉर्टकट तरीके ढूंढता था। इसी वजह से अमन बहुत जल्दी अंकित से आगे निकल गया और एक सफल बिजनेसमैन बन गया। पर अंकित को ये बात नागवार गुजरी और वो अमन से मन ही मन जलने लगा, या यूँ कह लो वो उससे नफरत ही करने लगा। अमन दिन प्रतिदिन कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था और अंकित वहीं का वहीं रह गया था, जिसकी वजह से उसे शराब की लत भी लग गई थी। सपना समझ गई थी कि ये सब क्या हो रहा है, पर उसने उसे समझाने के बजाय अंकित को और भड़काना शुरू कर दिया। इधर अमन और सिम्मी इन सब से बेखबर हर वीकेंड पर अंकित और सपना से मिलते और साथ में टाइम बिताते। पर उन्हें ये नहीं पता था कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझते हैं, अब वो उनके दोस्त नहीं रहे थे। वो आस्तीन का सांप बन गए थे जो उन्हें कभी भी डस सकते थे। फिर वो दिन भी आ गया जिसने सिम्मी और अमन की पूरी हस्ती ही मिटा दी। दरअसल उस दिन सपना का जन्मदिन था और हमेशा की तरह उस दिन भी सिम्मी और अमन अंकित के घर आए और सब ने मिलकर सपना का बर्थडे सेलिब्रेट करा। इस बात से बेखबर कि सपना और अंकित के दिमाग में कौन सी घिनौनी चाल चल रही थी। दरअसल अंकित और सपना ने मिलकर अमन और सिम्मी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था और उसके लिए उन्होंने योजना बना ली थी। अंकित का ऐसा मानना था कि अगर वो अमन और सिम्मी को रास्ते से हटा देता है तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसकी इसी घटिया सोच ने 2 मासूमों को बेमौत मार डाला। हुआ यूं कि जब अमन, सिम्मी और सपना बात कर रहे थे तब अंकित ने उसे इशारा करा और सपना को उनको बातों में उलझाए रखने के लिए बोला और खुद पार्किंग में जाकर अमन की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। वापस से आकर उसने सबको ज्वाइन करा। थोड़ी देर के बाद ही अमन और सिम्मी घर के लिए निकल गए और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अंकित और सपना भी उनके पीछे ही आए थे और जब उन्होंने सिम्मी को दूर से मदद मांगते देखा तो उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, और जब उन्होंने देखा कि अब सिम्मी और अमन दोनों ने ही दम तोड़ दिया है तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। ये सब याद करते हुए सपना और अंकित के पसीने छूट गए थे। तभी पीछे बैठी रूही बोलती है, क्या वो सपना जी, आगे की कहानी याद आ गई क्या? और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इस पर अंकित और सपना पीछे मुड़ते हैं और किसी तरह हकलाते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम? ये सुनकर रूही मुस्कुराने लगती है और कहती है कि अभी भी नहीं पहचाना, और उसका रूप बदलने लगता है। देखते ही देखते उसके चेहरे और शरीर पर घाव के निशान उभरने लगते हैं जिसमें से खून बह रहा होता है। उसका एक हाथ अपने पेट पर होता है जहाँ से लगातार खून निकल रहा था और वो सिसक रही होती है। तभी सपना की नज़र रूही के चेहरे पर जाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो किसी तरह हकलाते हुए बोलती है, सिम्मी तुम? जिस पर सिर झुकाए सिम्मी बोलती है, क्या गलती थी हमारी? यही कि हमने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना, तुम पर आंख बंद करके भरोसा करा और उसका तुमने ये सिला दिया। जो तुमने हमारे साथ करा उसके लिए हम तुम्हें एक बार ही माफ़ कर देते, पर तुमने मेरे इस अजन्मे बच्चे के साथ जो करा, जो कि दुनिया में आया भी नहीं था, अरे एक बार को तो उस पर तरस खा लेते। ये बोलते हुए सिम्मी गुस्से से लाल हो गई और उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। ये सब देखकर सपना और अंकित के होश ही उड़ गए और वो सिम्मी के सामने हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, जिस पर सिम्मी ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, अब माफ़ी नहीं सिर्फ सज़ा मिलेगी। और वो जोर जोर से हंसने लगती है।
तभी अंकित की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई की तरफ जाने लगती है। अंकित बहुत कोशिश करता है पर गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती। गाड़ी लगातार खाई की तरफ बढ़ती जाती है। सपना और अंकित सिम्मी के सामने बार बार गिड़गिड़ाते हैं पर सिम्मी कोई जवाब नहीं देती और अचानक से गाड़ी में से गायब हो जाती है और गाड़ी सीधा खाई में गिरती है और वहीं पर सपना और अंकित की मौत हो जाती है। सपना की आँख खुलती है तो गाड़ी के अंदर होती है और उसे अब कुछ भी याद नहीं रहता कि वो भी कहाँ है और उसकी गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी है। वो अपनी गाड़ी चालू करती है और घर चली आती है। अगले दिन जब वो और मीनू नाश्ता कर रहे थे तब न्यूज़ पर बताया जाता है कि कल एक गाड़ी अनियंत्रित होने की वजह से खाई में गिर गई जिसमें एक शादीशुदा जोड़े की मौत हो गई। इस पर मीनू कहती है कि मुझे समझ नहीं आता, जब इन लोगों को गाड़ी चलाने नहीं आती तो गाड़ी चलाते क्यों हैं। इस पर रूही सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती है। दरअसल हुआ यूँ था कि सिम्मी और अमन के एक्सीडेंट के बाद रूही ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, क्योंकि रूही भी उस दिन उस रास्ते से गुजर रही थी पर अफसोस उसे पहुंचने में देर हो गई और वो अमन और सिम्मी को बचा नहीं पाई। उसकी नेक आत्मा को देखकर ही सिम्मी ने उसे चुना अपना बदला लेने के लिए और जब तक वो रूही के शरीर में रही तब तक उसे उस दर्दनाक हादसे सपने के रूप में दिखते रहे ताकि रूही इस बात को भूल ना सके और अब जाकर उसका बदला पूरा हो गया। इसीलिए अब सिम्मी ने रूही को छोड़ दिया और उसकी सारी यादें मिटाकर खुद मुक्त होकर अनंत आसमान की ओर चल पड़ी, जहां अमन बाहें फैलाए उसका इंतज़ार कर रहा था और अब रूही को भी वो डरावने सपने आना बंद हो चुके थे और अब वो एक अच्छा जीवन जी रही थी। ठंड का मौसम, अंधेरी रात, सुनसान सड़क पर एक कार तेज़ी से बढ़ती आ रही है जो कि जंगल के पास रुकती है और उसमें से दो लोग उतरते हैं जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। वो एक बोरी में कुछ फेंक कर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह न्यूज़ में बताते हैं कि पुलिस को जंगल के पास वाले हाईवे पर बोरे में एक लड़की की लाश मिली है जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस वाले उस लड़की की शिनाख्त करने में लगे हुए हैं। विजय अपनी गाड़ी में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उसी जंगल वाले हाईवे के पास से गुजरते हैं। पुलिस को उनका काम करते एक नज़र देखते हैं और फिर गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। विजय इस शरीर के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं जिनकी पहचान इस शहर के बड़े बड़े नेताओं और गुंडों से है। अपने 18 साल के करियर में विजय आज तक एक भी केस नहीं हारे, जिसका उन्हें बहुत गुरूर था। पर कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत हमेशा अच्छी नहीं होती। ऐसा ही एक मोड़ अब विजय की ज़िंदगी में आने वाला था जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। एक दोपहर 3 बजे विजय अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन रिंग होता है। विजय अपना फ़ोन पिक करते हैं तो उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है कि तेरा हिसाब मैं करूँगी वकील, और विजय के कुछ कहने से पहले ही फ़ोन काट देती है। विजय की पहचान शहर के बड़े से बड़े नेता और गुंडों से थी जिससे उन्हें कोई फिक्र नहीं थी और वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वापस से काम करने में लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे धमकी वाले फ़ोन उन्हें अक्सर आते रहते थे। इसी तरह शाम हो जाती है और वो घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह विजय न्यूज़ लगाकर देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि हाईवे के पास वाले जंगल में बोरे में 2 लोगों की लाश मिली है जिनकी शिनाख्त होना बाकी है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या भी हो सकती है। विजय अभी इस न्यूज़ को सुन ही रहा होता है कि उसका फ़ोन रिंग होता है। विजय फ़ोन उठाता है तो वो देखता है कि यह वही नंबर था जिससे उस दिन भी उसे फ़ोन आया था। विजय फ़ोन उठाता है तो उधर से उसी लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है अब बारी तेरी है। इसे सुनकर विजय आगबूला हो जाता है और फ़ोन पर ही चिल्लाने लगता है, कौन है इस बारी और उन सब धमकियों का क्या मतलब है। पर अफसोस उनके ये सब कहने से पहले ही वो लड़की वहाँ से फ़ोन कट कर चुकी थी। विजय ने अपना गुस्सा
फ़ोन पर दिखाया और उसे पटक दिया। इसके बाद वो तैयार होने चले गए। ऑफिस जाते वक्त विजय ने सोचा कि आज वो पुलिस स्टेशन होकर जाएंगे, क्योंकि पुलिस स्टेशन उनके ऑफिस के रास्ते में ही था और वहाँ के इंस्पेक्टर खान से उनकी अच्छी पहचान थी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए और खान से बहुत गर्मजोशी में मिले। फिर उन्होंने खान को अपने वहाँ आने का कारण बताया। इसे सुनकर खान ने बोला कि आप यार टेंशन मत लो सर, मुझे वो नंबर दे दो, मैं आज दोपहर तक उसकी सारी जानकारी निकाल कर आपको बताता हूँ, आप आराम से ऑफिस जाओ। ये सुनकर विजय को थोड़ी राहत मिलती है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसी दोपहर को जब विजय अपने ऑफिस में किसी केस को स्टडी कर रहा था, उसके पास इंस्पेक्टर खान का कॉल आता है और वो उन्हें फ़ौरन पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। विजय जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो इंस्पेक्टर खान उन्हें अपने केबिन में बुलाते हैं। विजय वहां जाकर कहते हैं, क्या हुआ खान साहब, आपने इस तरह मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? इस पर खान ने उनसे कहा कि बात ही ऐसी थी कि बुलाना पड़ा। दरअसल आपने जो नंबर दिया था मैंने उसकी डिटेल्स निकलवाई थी। मुझे पता चल गया है वो नंबर किसी पुनीता नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर है, पर ये नंबर पिछले 1.5 साल से बंद है। ये सुनकर विजय के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी सुबह ही तो उसने मुझे कॉल करा था और उन्हें पुनीता नाम भी कहीं सुना सुना लग रहा था पर याद नहीं आ रहा था। उन्हें इस तरह से खोया देख इंस्पेक्टर खान नरमी से कहते हैं कि देखो विजय, तुम एक बहुत बड़े वकील हो, हर रोज़ तुम्हें हज़ारों फाइलें पढ़नी पड़ती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग थक गया है, इसे आराम की ज़रूरत है, तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं लेते? इस पर विजय को भी खान की बात सही लगती है और वो छुट्टी लेने का मन बना लेता है। फिर वो खान को मुस्कुराकर धन्यवाद देते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। उस दिन का सारा काम निपटा कर वो अपने सहयोगी आशीष के साथ घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों बात करते हुए जाते हैं। जब वो जंगल के पास वाले हाईवे से गुजर रहे होते हैं तभी उनकी कार वहीं अचानक से बंद पड़ जाती है। विजय बहुत कोशिश करते हैं अपनी कार स्टार्ट करने की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। एक तो ठंडी का मौसम, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। तभी आशीष कहता है कि रुकिए सर, मैं चेक करता हूँ, और गाड़ी से नीचे उतर जाता है। उसे गाड़ी से उतरे हुए 20 मिनट से ज़्यादा समय हो गया था पर उसकी कोई खबर नहीं थी। अब विजय हार मानकर गाड़ी से उतरने लगते हैं और आशीष को आवाज़ लगाने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल के अंदर से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो एकदम से डर जाते हैं और जंगल के अंदर धीरे धीरे जाने लगते हैं। और साथ ही साथ वो आशीष को भी आवाज़ लगाते जा रहे थे। जब वो जंगल में थोड़ा दूर पहुंचते हैं तो उन्हें थोड़ी दूरी पर आशीष दिखाई देता है। उन्होंने उसे पीछे से आवाज़ लगाना शुरू करा बट उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही वो हिल डुल रहा था। विजय डरते हुए उसके पास बढ़ रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उन्होंने डरते हुए पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब वो आगे पलटे तो आशीष भी वहाँ से गायब हो चुका था और ये सब देखकर विजय के पसीने छूट गए थे। वो भागने के लिए जैसे ही पीछे पलटे तभी उनसे जग्गा आ टकराया। वो ज़मीन पर गिर गया और विजय को बार बार जंगल की तरफ इशारा करके कुछ बोलने लगा। दरअसल जग्गा उस शहर का जाना माना गुंडा था। आए दिन उसके ऊपर खून, चोरी, डकैती और बलात्कार के केस चलते रहते थे, पर उसे हर बार विजय बचा लेते थे, जिससे उनकी और जग्गा की बहुत बनती थी। पर आज जग्गा की ऐसी हालत देखकर उनकी रूह कांप गई थी। वो झुककर सुनने लगे कि वो क्या बोलना चाहता है। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो उनके होश उड़ गए। वो कह रहा था कि वो वापस आ गई है, वो सबको मार डालेगी, भाग जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर विजय वापस मुड़कर भागने लगे। भागते भागते वो किसी चीज़ से टकराकर गिर गए, जिसकी वजह से उनके हाथ, पैर और मुंह पे चोट आई। जब उन्होंने देखा कि वो किस चीज़ से टकराकर गिरे हैं तो वो एक बोरा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो उस बोरे को खोल के देखते हैं तो उसमें मानव की हड्डियां थी। ये देखकर विजय की हालत ख़राब हो जाती है।
तभी उन्हें फिर से उसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, अब तुझे कौन बचाएगा वकील। ये सुनकर विजय किसी तरह गिरते पड़ते अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं और वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तभी आशीष एक बोतल में पानी भरकर आते हुए दिखा। इंजन गर्म होने के कारण वो पानी लेने पास ही के गांव में चला गया था। जब उसने विजय को इस हाल में देखा तो वो भाग कर आया। विजय को गाड़ी में बिठाकर वो अस्पताल ले गया। जब विजय को होश आया तो उन्होंने खुद को हॉस्पिटल में पाया और उनके हाथ पैरों में पट्टियां लगी हुई थी। जब वो कमरे में इधर उधर देख रहे थे तो उनकी नज़र दरवाजे के पास खड़ी एक परछाई पर पड़ी। उन्होंने डरते हुए उससे पूछा कि कौन है वहाँ पर। तब वो परछाई धीरे धीरे उनके नज़दीक आने लगी। जब वो पास आई तो विजय को उसका चेहरा दिखा, जिसे देखकर उन्हें सब याद आ गया। दरअसल ये वही पुनीता थी जिसका बलात्कार करके राका और शाका ने उसे मारकर फेंक दिया था और अब विजय ही उनका केस लड़ रहे थे। विजय की पहचान उस शहर के सारे गुंडों से होने की वजह से वो सबूतों को आसानी से मिटा देते थे। फिर कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण वो लोग आसानी से छूट जाते थे। तभी वे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी पुनीता की आवाज़ सुनकर उनकी तंत्रा टूटी, जो कह रही थी, क्या हुआ वकील बाबू, पहचान गए क्या? और उनकी तरफ झपटा मारा। तभी विजय चीखते हुए उठ बैठे और तेज तेज हांफने लगे। इतना भयानक सपना देखकर उनकी रूह कांप गई थी। फिर उन्हें याद आया कि आज तो पुनीता मर्डर केस की सुनवाई है और तैयार होकर कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर राका और शाका की आंखें खिल गई और वो निश्चित हो गए कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। पर कुछ था जो कि आज बदल गया था और वो था विजय का दिल। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई, पर आज विजय जानबूझकर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे और अंत में वो केस को हार जाते हैं, जिससे राका और शाका को फांसी की सज़ा मिलती है। ये सब देखकर पुनीता के माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और उन्होंने विजय के पास जाकर उसका धन्यवाद किया। इस पर विजय ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाया है और हंसकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूर खड़ी पुनीता ये सब देख रही होती है और ये सब देखकर वो मुस्कुरा रही होती है। फिर इसी मुस्कान के साथ वो अनंत जगत में कहीं समा जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें। इस पर एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।